स्टूडेंट्स, आज क्लास हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है। आज बीएनएस की क्लास, बीएनएस यानी आईपीसी। बीएनएस की फुल फॉर्म बताओ, और आईपीसी की। ओके, बीएनएस फोर्स में कब आया? केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2004, 2004 1860। आईपीसी 1860 है। अच्छा, क्राइम क्या होता है? क्राइम क्या है बताओ, जो समझ में आए वो बोलो। सिर्फ फिजिकल ऑफेंस? आप बोलो, कुछ बोलना चाह रहे? यस, जो चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं, ठीक है, पनिशेबल हैं बाय लॉ, वो चीज़ें आपकी क्राइम हो जाएंगी। एक तो तुम्हारा बीएनएस में ऑफेंसेस दे रखे हैं, डिफाइन कर रखे हैं। जो बीएनएस है यानी आईपीसी, और जो सीआरपीसी है यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्रिमिनल लॉ तो दोनों है, तुम्हारा बीएनएस भी है और सीआरपीसी भी। हाँ, चार्जशीट तुम्हारा आईपीसी में मेंशन नहीं है, सीआरपीसी में मेंशन है। सीआरपीसी में 173 में मेंशन है, सबसेक्शन 1। आईपीसी में तुम्हारे ऑफेंसेस डिफाइन है, कौन से ऑफेंसेस होते हैं, मर्डर, रॉबरी, डेकोइटी, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, सारे ऑफेंसेस डिफाइन है आईपीसी में। मैंने बताया था, फिर से भी बताऊंगी, सारे वन बाय वन, ठीक है। ठीक है, और जो तुम्हारा वो होता है सीआरपीसी, उसमें प्रोसीजर दे रखा होता है क्रिमिनल लॉ का। और सिविल केसेस का प्रोसीजर किस में होता है? सीपीसी में, सिविल प्रोसीजर कोड में होता है। हाँ, पूरा प्रोसीजर दे रखा होता है क्रिमिनल लॉ का, किस मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा, ये सारी चीज़ें दे रखी होती हैं, कहाँ इसकी स्टेप के बाद कौन सा स्टेप होगा। तो क्राइम बेसिकली होता है कोई भी एक्ट जो पनिशेबल या प्रोहिबिटेड है बाय लॉ। और क्राइम सिर्फ जो आईपीसी में दे रखे हैं वही नहीं है, बाकी लॉज में भी मेंशन है। जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में दे रखा है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में है, कई सारे लॉज है ना। तो जो मेंशन है लॉ में, बाय लॉ प्रोहिबिटेड है कोई भी एक्ट, वो क्राइम है। फिर हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ क्राइम की। तो कोई भी क्राइम करने के लिए सबसे पहले जरूरी है एक ह्यूमन बीइंग करे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी अ ह्यूमन बीइंग। अब क्या हर इंसान लायबल हो सकता है किसी क्राइम के लिए? सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग लायबल हो गया, या कोई भी चीज लायबल हो सकती है? पहले के टाइम पे क्या होता था कि एनिमल्स को भी लायबल ठहराते थे। ये जैसे बचपन में देखते नहीं होगे, बहुत इलॉजिकल चीज़ है। अगर छोटा बच्चा है, उसे चोट लग जाती है ज़मीन से, तो उसे मारते हैं ऐसे करके, ठीक है, तो उसे एक कंसोल करने के लिए, उसे एक सेटिस्फेक्शन देने के लिए। बट हर चीज़ के लिए एक नॉन लिविंग थिंग को तो आप लायबल नहीं ठहरा सकते ना। वो उसे सोचने समझने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए उसके पास। तो इसलिए इट शुड बी अ ह्यूमन बीइंग फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। इंसान करेगा तभी वो माना जाएगा। प्लस तुम्हारा मेंसिया होना चाहिए। यस, मेंसरिया होना चाहिए, इंटेंशन। मेंसरिया ये तुम मेंटल से याद रखो, मेंटल यानी तुम्हारा दिमाग। पहले दिमाग में तुम सोचोगे कोई चीज़, तभी वो क्राइम करोगे ना, ऐसे ही तो करोगे नहीं। तुम्हें किसी का मर्डर करना है, पहले सोचोगे कि मुझे इसका मर्डर करना है, फिर कैसे करना है, गोली मार के करोगे या किस वेपन से करोगे, ठीक है।
उसके लिए प्रिपरेशन करोगे, वो सारी चीज़ें, तो इंटेंशन होना चाहिए, मेंस रिया। लेकिन ये एलिमेंट्स की हम लोग बात करें, स्टेजेस ऑफ क्राइम की नहीं बात करें, वो थोड़ा अलग है। ठीक है, जैसे स्टेजेस में हम लोगों ने ह्यूमन बींग नहीं बात करी थी, तो ये है मेंस रिया। लेकिन अच्छा, इसका भी एक्सेप्शन है। कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे एक्ट हैं जिसमें तुम्हारे इंटेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे हम लोगों ने टॉर्ट में पढ़ा था स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, वहाँ पे आपका इंटेंशन नहीं है तब भी आप वहाँ पे लाइबल हो। ठीक है, तो इसका एक्सेप्शन हो गया। हाँ, एब्सल्यूट लाइबिलिटी पढ़ा था। हाँ, स्ट्रिक्ट के एक्सेप्शंस दे रखे हैं, एब्सल्यूट लाइबिलिटी का कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, तुम्हारा जो है इसके एक्सेप्शन, अगर जो है तुम सोचो कि मेंस रिया है, ठीक है, इंटेंशन है, बट कुछ ऐसे भी एक्ट होते हैं जिसमें तुम्हारे इंटेंशन की ज़रूरत ही नहीं है, इंटेंशन नहीं है तब भी आप वहाँ पे लाइबल हो, जैसे कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी हो गया। थर्ड वन इज एक्टस रियस। मतलब एक्ट हो, ठीक है, ऑब्वियसली इलीगल है तभी आप पनिशेबल होगे ना, इलीगल ही नहीं है तो पनिशेबल नहीं होगे। एक्ट करो, सिर्फ सोचने के लिए कोई भी इंसान लायबल नहीं होता है। बोलो, वहाँ पे लायबल नहीं है, सोचना ऑफेंस नहीं जब तक आप कोई एक्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, फिर तुम्हारा एक्टस रियस हो गया। प्रिपरेशन से लायबल नहीं होते बेटा, बस कुछ ही ऑफेंसेस ऐसे हैं जो मेंशन है बीएनएस में जिसमें प्रिपरेशन भी पनिशेबल है। जैसे अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो टू कमिट डेकोइटी तो वो लायबल है, ठीक है, वो पनिशेबल है। लेकिन और काउंटरफीटिंग ऑफ कॉइन्स यानी नकली नोट जो बनाए जाते हैं, जाली नोट, बस ये जो है लायबल हो यहाँ पे। या फिर आप कर रहे हो प्रिपरेशन टू कमिट वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये तीन चीज़ें। बाकी जो प्रिपरेशन लायबल नहीं है प्रिपरेशन के लेवल तक, जब तक आप एक्ट नहीं कर रहे हो। एक्ट करना ज़रूरी है, ना सिर्फ इंटेंशन तक लायबल हो ना प्रिपरेशन तक। समझो, आगे ये चीज़ क्लियर है। फिर फोर्थ वन इज इंजरी। कि इंजरी होनी चाहिए, आपने जो एक्ट किया है उससे सामने वाले को इंजरी हो। इंजरी अगर हम बात करें तो आईपीसी में मेंशन है, ठीक है, तो एनी थिंग एनी हार्म विच इज इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। कोई भी इंजरी जो किसी इंसान को इलीगली कॉज हो रही है उसके बॉडी में, माइंड में यानी मेंटली, बॉडी यानी फिजिकली, रेपुटेशन जैसे डेफमेशन हो गया ना, वो रेपुटेशन से तुम उसे रिलेट कर लो, प्लस प्रॉपर्टी। ये इरेज करके ऊपर लिख दूं, हो गया ना, ये लिख लो। एनी हार्म illegally caused to any person in body, mind और property, reputation और property। हाँ, तुम्हारा रेपुटेशन वो हो गया ना, डेफेमेशन। डन। अच्छा, अब कुछ ऐसे भी ऑफेंसेस हैं, ठीक है, जो कमिट नहीं हो पा रहे हैं तब भी वहाँ पे आप लायबल हैं, जैसे कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, कॉन्स्पिरेसी होता ही है जैसे आप दोनों ने मिलके कोई ऑफेंस करने का सोचा, डिस्कस किया उसके बारे में,
लेकिन वो ऑफेंस किया नहीं, लेकिन उस आपस में सलाह कर ली ऑफेंस करने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे लाइबल हो गए। कॉन्स्पिरेसी खुद में एक ऑफेंस है, तो यहाँ पे आपका एक्ट नहीं हुआ तब भी आप लायबल हैं। तो हर चीज़ के एक्सेप्शन है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, वैसे ही इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसपे एक्सेप्शंस हैं। या मैंने बताया ना कि एक्ट होना ज़रूरी है, प्रिपरेशन सिर्फ लायबल नहीं है, लेकिन तुमने देखा डेकोइटी में है लायबल, ठीक है, काउंटरफीटिंग, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रिपरेशन कहाँ कहाँ लायबल है? वेजिंग वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइटिंग समझ आ रही है? और प्रिपरेशन फॉर कमिट डेकोइटी, टू कमिट counterfeiting coins, assembling for the purpose of committing dacoity। क्योंकि तुम लोग को इस तरह से जो है क्वेश्चंस दे सकते हैं बना के। हम्म, क्या सॉल्व पी आई क्यू मॉक टेस्ट? हम्म, हम्म, तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए ना, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। हो गया आपका? विजिबल है? डन। अगर हम लोग ऑफेंसेस की बात करें तो इसे दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे हम लोग। एक होता है ट्रेडिशनल ऑफेंस, एक होता है सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस। ट्रेडिशनल एंड सेकेंड वन इज सोशियो इकोनॉमिक। तो ट्रेडिशनल ऑफेंस कौन कौन से होते हैं? जैसे थेफ्ट हो गया, मर्डर हो गया, ये सब। और सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस, सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस वो होते हैं, तुम्हें इस वर्ड से ही समझ आ रहा होगा, जो इंसान अपनी प्रोफेशन में रह के करता है। सपोज करो एक आईएएस है, वो अपने प्रोफेशन में करप्शन कर रहा है और उससे इकोनॉमी को हार्म हो रहा है देश की, तो वो होते हैं सोशियो ऑफेंसेस। इंसान अपनी ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए करता है। इसका करप्शन बोला तो एग्जाम्पल करप्शन, ऑक्यूपेशन, ये हेट्रेड में भी हो सकता है, ठीक है। पर सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में आपका मेन एम रहता है अपनी ग्रीड को सेटिस्फाई करना। क्यों करप्शन करता है? क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं होते जितनी उनकी इनकम होती, जो सैलरी, जो अलायंसेस होते हैं, इसलिए।
बोलो, खूब बोल। एग्जाम्पल। अच्छा, जो अक्यूज्ड पर्सन होता है उसे क्या क्या प्रोटेक्शन मिलती हैं, बताओ, क्या क्या उसके पास राइट्स हैं? यस। ऑफ हिज ओन चॉइस। और अगर वो अपना लॉ एडवोकेट नहीं जो है हायर कर सकता है तब, अगर वो फिनेंशियली स्टेबल नहीं है अपना एडवोकेट हायर करने के लिए किसी केस में, तब नहीं, कन्विक्ट नहीं होते हैं। तब जो है कोर्ट वहाँ पे उसे एडवोकेट प्रोवाइड करता है एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उसका खर्चा उठाती है उसके वकील का। याद आया? डिफेंड बाय लॉयर ऑफ हिज चॉइस, ठीक है, एडवोकेट ऑफ हिज ओन चॉइस। अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकता है तो फिर कोर्ट प्रोवाइड करेगा एट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। हम्म। कोर्ट विल प्रोवाइड एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट। और क्या राइट्स होते हैं, बोलो। जब पुलिस ऑफिसर एक इंसान को अरेस्ट करने जाती है तो बहुत क्लियर और एक्यूरेट जो नेम टैग होता है उसके यूनिफॉर्म पे बहुत क्लियर और एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। जब अरेस्ट करेगी उस इंसान को, जिस भी इंसान को, तो एक मेमो बनाएगी और उसमें उसके फैमिली मेम्बर में से किसी एक इंसान का साइन लेगी। और जो लोकेलिटी होती है, सोसाइटी जो होती है, उसके जो रिस्पेक्टेड मेंबर होते हैं, ठीक है, छोटी छोटी जगह पे तुम लोग देखते हो कि कोई कोई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बहुत माना जाता है, ठीक है, तो इस तरह के किसी एक इंसान का साइन करवाएगी, प्लस उसके बाद जो अरेस्टेड पर्सन है उसका साइन करवाएगी। अगर वो बेलेबल ऑफेंस है तो जो अरेस्टेड पर्सन है, जो अक्यूज्ड है, उसे बताएगी कि भाई ये बेलेबल ऑफेंस है, आपके पास बेल लेने का राइट है, ठीक है। और किस ग्राउंड पे उसे अरेस्ट किया है वो बताना पड़ेगा, ठीक है। और जब उसे अरेस्ट करते हैं तो वो इंसान जिसे चाहे अपने किसी फैमिली फ्रेंड को या रिलेटिव्स को जिसे इन्फॉर्म करना चाहे उसे इन्फॉर्म करती है पुलिस। हाँ, हाँ, तो वो पूरा मेमो बनाएगी ना, मैंने बोला, प्लस तो अगर अरेस्ट करे तो मैं सपोज अरेस्ट करने आती है, ठीक है, मेमो बनाएगी तो तुम्हारे साइन कराएगी उस पर, ठीक है, मेमो पे तुम्हारी फैमिली के कराएगी और उस मेमो में पूरा डेट और टाइम मेंशन होना चाहिए। हम्म। ऐसे ही लेके चले गए। पहले पुलिस के पास ही जाएगा ना, अरेस्ट लेके तो पुलिस पुलिस जा रही ना पहले, तो पुलिस जब अरेस्ट करने आएगी तो पूरा प्रोसीजर से फॉलो करना होता है। बट कितना क्या कौन फॉलो करता है सबको पता है। प्लस स्पीडी ट्रायल का राइट है, ठीक है, मैंने स्पीडी ट्रायल का केस बताया था हुसैनारा खातून वाला।
हाँ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ट्रायल होना चाहिए। जैसे मैंने बताया था ना कि 60 या 90 डेज तक एक इंसान को बिना चार्जशीट के रखा जा सकता है, लेकिन जब 90 डेज हो जाते हैं और कोर्ट में चार्जशीट फाइल नहीं करती पुलिस, तो फिर वहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है कि कोर्ट उसे छोड़े, बेल दे। ये रेज कर दूं? और भी तो चीज़ें, सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये सुना है? डबल जियोपार्डाई, ये तुमने ये दोनों चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पढ़ा है? आर्टिकल 20। ठीक है, उसमें 3 क्लॉज दे रखे हैं। एक्सपोस्ट फैक्टर लॉ है, डबल जेपार्डाई और सेल्फ इंक्रिमिनेशन। सेल्फ इंक्रिमिनेशन ये है कि आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है आपके ही अगेंस्ट प्रूफ देने के लिए। ठीक है, आप समझ, याद आ गया आपको, समझ आया? सेल्फ इंक्रिमिनेशन ये होता है अमन कि कोई भी इंसान को आप फोर्स नहीं कर सकते कि वो अपने ही अगेंस्ट कोई प्रूफ दे। पर जैसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे एक्सपर्ट्स की हेल्प ली जाती है ना, जब एविडेंस पढ़ोगे तुम लोग, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, तो उसमें एक्सपर्ट्स की मदद से राइटिंग मैच कराई जाती है और कई सारी चीज़ें होती हैं, सैंपल्स लिए जाते हैं या टेस्ट होते हैं, तो उसके लिए आप डिनाई नहीं कर सकते कि ये मेरा जो सेल्फ इंक्रिमिनेशन में आ जाएगा। अगर हर चीज़ का राइट दे देंगे, अगर वो डिनाई कर देगा हर चीज़ के लिए, तो फिर कोई केस प्रूफ हो ही नहीं पाएगा। एविडेंस कैसे हम लोग कलेक्ट करेंगे? बट हाँ, ये है कि आप, अब ये नहीं मैंने कोई, और हाँ, पुलिस के सामने जो कन्फेशन होता है वो एडमिसिबल नहीं होता है मैजिस्ट्रेट के सामने। वो उसकी कोई रिलायबिलिटी नहीं है, जो कन्फेशन पुलिस को देता है अक्यूज्ड, अगर वो मैजिस्ट्रेट के सामने देता है तो हाँ उसकी रिलायबिलिटी है। डबल जेपार्डाई क्या होता है? एक इंसान को सेम ऑफ एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार, तुम 2 ऑफेंस बोल रहे हो, 2 बार पनिश एंड प्रोसिक्यूट नहीं किया जा सकता है फॉर द सेम ऑफेंस। नो पर्सन कैन बी punished or prosecuted more than once for the same offense. अगर ये चीज़ ना होती तो एक इंसान जो ऑलरेडी सज़ा काट चुका है अपने ऑफेंस के लिए, जो उसने जुर्म किया है, ठीक है, कोर्ट की मर्जी होती है पुलिस की, दोबारा उसे जेल में डाल देते। ठीक है, तो एक बार जब मैटर सॉर्ट आउट हो जाता है तो अब दोबारा उसे पनिश नहीं कर सकते उसी ऑफेंस के लिए। इरेज करूँ ये? मैंने मैक्सिमम सारी लिखवाई थी, वो सबके पास है ना, अच्छे से याद कर लेना। जो डबल जेपार्डाई है उसे ऑट्रोफायस कन्विक्ट या ऑट्रोफायस एक्विट भी बोलते हैं। क्या चीज? ऑट्रोफायस एक्विट और ऑट्रोफायस ऑट रिफॉइस कन्विक्ट।
जो मैंने मैक्स वो बताया उसी की ये मैक्सिम है, ठीक है, लिख ली। एक आता है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं, बीएनएस में सेक्शन होते हैं। नहीं, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। ये क्या होता है? एक इंसान जब तक उसका गिल्ट प्रूव नहीं हो जाता तब तक हमारे लॉ में उसे इनोसेंट माना जाता है, ठीक है, वही है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। A person is presumed innocent unless and until he is proved guilty. हम्म फिर हम लोग बात करेंगे थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट की। पांच थ्योरी होती है, ठीक है, प्रिवेंटिव, डेटरेंट, एक्सपाइटरी, रेट्रीब्यूटिव, क्या हो, एक फियर क्रिएट करना, रिफॉर्मेटिव, एक्सपाइटरी। ये पांच थ्योरीज होती हैं, ठीक है, बता रही हूँ। तो जो रेट्रिब्यूटिव थ्योरी होती है वो वाली लाइन सुनी, एन आई फॉर एन आई, टूथ फॉर अ टूथ, टूथ फॉर अ टूथ, एन आई फॉर अ आई एंड टूथ फॉर अ टूथ। हाँ वो बोला था, और उन्होंने सही भी बोला था गांधी जी ने, बट ये थ्योरी इस चीज़ पे, इस कोड पे बेस्ड है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये माना जाता है, आँख के बदले आँख वाला ना, कि जो आपके साथ सामने वाला कर रहा है, तुमने मेरा एक हाथ तोड़ा, मैं भी तुम्हारा वही एक हाथ तोड़ दूँ, ठीक है, तो ये माना जाता था। लेकिन तुम लोग खुद बताओ, क्या ये थ्योरी सही है? क्यों नहीं सही है? क्यों नहीं सही? रीज़न? वायलेंस और बढ़ेगा ना, वायलेंस तो कम करना है, क्राइम कम करना, बढ़ाना नहीं है, ठीक है। और जर्मी बेंथम ने इस थ्योरी के फाउंडर थे जर्मी बेंथम, सॉरी, रेट्रिब्यूटिव, जस्ट अ मिनट, हाँ, जर्मी बेंथम इस थ्योरी के फाउंडर हैं। उन्हें तुमसे पूछ के फिर पेपर सेट करना चाहिए, है ना। खुद एक जो है तुम मेल डाल दो उन्हें,
तो ये 5 थ्योरीज हैं जो ये रेट्रीब्यूटिव तुम्हारी वो इसी उस पे बेस्ड है, इस कॉन्सेप्ट पे, आई फॉर आई, टूथ फॉर टूथ। जो आपका सामने वाले ने नुकसान किया आप भी वही नुकसान कर दो। तो इस टाइम तो इस मॉडर्न सेंस में कोई इस थ्योरी का कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल इलॉजिकल थ्योरी है ये, क्योंकि इससे ज़्यादा वॉयलेंस और ज़्यादा बढ़ेगा और हमें चीज़ें बैलेंस में करनी है, क्राइम कम करना है, बढ़ाना नहीं है। डिटरेंट होता है कि ऐसी पनिशमेंट देना कि एक क्रिएट करना फियर, एक एग्जाम्पल सेट करना सोसाइटी में ताकि बाकी लोग वो काम करने से डरें। ठीक है, डिटरेंट वो होता है, फियर क्रिएट करना, ठीक है, एक एग्जाम्पल सेट करना। इन सोसाइटी। फिर हो गया प्रिवेंटिव। तो प्रिवेंटिव ये होता है जैसे अगर किसी ने चोरी करी है तो उसके हाथ काट दो तो दोबारा चोरी नहीं कर पाएगा। ठीक है, प्रिवेंटिव थ्योरी ये होती है। कोई किसी ने कोई ऑफेंस किया है तो उसे इस तरह की सजा देना, पनिशमेंट देना कि वो फिर वो सेम ऑफेंस दोबारा कमिट ना कर पाए। याद रखना। थेफ्ट के एग्जाम्पल से वाली थ्योरी याद रखना, ठीक है, कि किसी ने थेफ्ट किया तो कटिंग हिज हैंड, उसके हाथ काट देना ताकि वो दोबारा थेफ्ट ना कर पाए, प्रिवेंट करना उसे दोबारा वो ऑफेंस कमिट करने से। बता रही हूँ, प्रिवेंट हिम फ्रॉम कमिटिंग सेम ऑफेंस अगेन। इससे पहले कौन सी क्लास थी, कितने बजे तक थी? अभी जस्ट अभी हो हुई है। अच्छा। क्या हुआ? जाओ। हो गया, आगे बढ़े। फिर आता है हमारा रिफॉर्म एक्सपायटरी थ्योरी। इसका मतलब ये होता है कि जिस इंसान के साथ आपने गलत किया है, कोई ऑफेंस किया है, कोई जुर्म किया है, क्राइम, नहीं, आप कंपनसेट करो उसे, कॉम्पनसेशन दो। ठीक है, इस थ्योरी का ये मानना है कि एक इंसान जब अपना गिल्ट करता है, उसे गिल्ट होता है अपने ऑफेंस का, जब अपनी सजा, एक तरह से सजा अपनी भुगत रहा है वो कॉम्पनसेशन दे के, तो फिर से प्योर हो गई इसकी सोल, अब वो हेवन में जाएगा। इस थ्योरी का ये मानना था। ठीक है, वो पहले फिर से पहले जैसा हो गया, प्योर हो गई उसकी सोल, प्योरिफिकेशन हो गया। ये थ्योरी ये है, ठीक है, एक्सपायटरी। फिर तुम्हारा रिफॉर्मेटिव थ्योरी बचा। रिफॉर्मेटिव क्या है, वर्ड से समझ आ रहा होगा, रिफॉर्मेटिव यानी रिफॉर्म करना। ठीक है, इस थ्योरी का मेन पर्पस ये है, मेन एम, कि जो इंसान है, जो अक्यूज्ड पर्सन है, उसे आप एक अच्छा सिटीजन बना के, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बना के सोसाइटी में लाएं वापस। जैसे उन्हें, हाँ, जेल में कोई इंसान है, ठीक है, तो उसे आप अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करें, अच्छी अच्छी ऑथर्स की बुक्स प्रोवाइड करें, काउंसलिंग सेशन हो, ठीक है, उन्हें इस तरह का इन्वॉल्वमेंट दिया जाए, ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाए ताकि वो एक अच्छे बेहतर इंसान बने। बट जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी है उसका क्रिटिसिज्म क्या हो सकता है, खुद सोचो तुम लोग। हाँ, एक्टिंग कर रहे हो, ये भी सही है। और ये भी ना कि अगर आप लॉजिकली भी सही नहीं है, और अगर आप इतना आराम देंगे, इतनी छूट देंगे प्रिजन में, ठीक है, तो एक इंसान जो अफोर्ड नहीं कर सकता है रहना खाना, वो तो बहुत आराम से रहना चाहेगा प्रिजन में, ठीक है, अगर वहाँ अच्छी लाइफ है तो।
और क्यों किसी को फिर प्रिजन में डाला जाता है? इसीलिए ना कि एक अच्छी लाइफ नहीं, आप एक ही जगह रह रहे हो रेस्ट्रिक्ट होके। यहाँ हम लोग कितनी आराम से फ़ोन यूज़ करते हैं, आप वहाँ कुछ यूज़ नहीं कर सकते हो, एक प्रोहिबिटेड एरिया में रह रहे हो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस के साथ। तभी तो आपको मतलब आप परेशान हो रहे हो, अपनी सजा भुगत रहे हो जो ऑफेंस आपने किया है। लेकिन अगर आप बहुत आराम से ही रहेंगे वहाँ पे, तो जेल में और घर में फ़र्क क्या रहेगा? ठीक है, तो इंसान वहाँ पे और ज़्यादा जाना चाहेगा, और इससे ये भी रीज़न होगा कि वो बार बार ऑफेंस कमिट करेगा। आप एक बार उसे छोड़ दोगे, अक्विट कर दोगे, वो सोचेगा इतनी बढ़िया जगह है, फिर से वो ऑफेंस कमिट करेगा। उसके लिए फिर कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी बार बार ऑफेंस कमिट करना। तो ये सारी थ्योरीज का कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म है। लेकिन जो जुवेनाइल्स होते हैं, ठीक है, उसमें ये थ्योरी काम आती है। ठीक है, जो जुवेनाइल्स होते हैं उसके लिए रिफॉर्मेटिव थ्योरी का इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें जेल में नहीं डाला जाता है, उनके प्रॉपर स्कूल्स वगैरह होते हैं, उन्हें एजुकेशन वगैरह दी जाती है ताकि वो बेटर हो जाए, आगे चल के वो ऑफेंस ना करें और क्रिमिनल ना बने। उस टाइम पे तो वो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से कर देते हैं, उन्हें इतनी जो है केपेबल नहीं होते हैं वो इतने। जो तुम्हारा ये था आईपीसी बीएनएस से पहले, ये फर्स्ट लॉ कमीशन ने ड्राफ्ट किया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मैकले। इरेज कर दो ये। ड्राफ्टेड बाय फर्स्ट लॉ कमीशन, अच्छा, जीरो एफआईआर किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे आई थी? जीरो एफआईआर किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे ऐड करी गई है? कौन सी कमेटी थी? मेरी नजरें सब पे हैं। जस्टिस वर्मा कमेटी, ड्राफ्टेड बाय फर्स्ट लॉ कमीशन, ठीक है, और किसकी चेयरमैनशिप पे? लॉर्ड मैकले। तुम लोग अभी सेक्शंस आर्टिकल के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है, जो कंटेंट है उस पर ध्यान दो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो अपने। हाँ, लॉ स्कूल में पढ़ोगे वो, जितनी अभी ज़रूरत है उतना पढ़ो। तुम्हारा जो ये बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, फोर्स में आया ये 1 जुलाई 2024 को, ठीक। वो बिल था, ठीक है, एक्ट बन पहले जाता है, फिर जो ऑफिशियल गैजेट में जो डेट होती है तब से वो फोर्स में आता है। 24। अच्छा, ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है जो बीएनएस है? क्या पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है, या जम्मू एंड कश्मीर एक्सक्लूडेड है, क्या है? चलो, मेरा पढ़ा याद है। तो तुम्हारा जब आईपीसी था तभी चीज़ हो चुकी थी, ठीक है, बीएनएस तो बाद में आया। पहले जब तुम सेक्शन 1 उठा के देखोगे आईपीसी का, तो उसमें मेंशन कर रखा है आईपीसी क्या, पहले जितने लॉस थे सब जो है, हाँ, उस पर लिखा था एक्सटेंड टू होल इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर।
बट 2019 में आर्टिकल 370 हट गया। आर्टिकल 370 में ये था कुछ स्पेशल प्रोविजंस दे रखे थे कश्मीर को, ठीक है, जैसे रिजर्वेशन दिया था वहाँ के लोगों को, प्लस आप उनका जो है जब तक वहाँ का गवर्नर जो होगा वो नहीं चाहेगा तब तक जो यहाँ की पार्लियामेंट चाह रही है, जो लॉज बना रही है, वो वहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे। तो जितने भी बेयर एक्ट तुम उठा के देखोगे पहले की, जैसे मेरा लॉ तो पहले हुआ है तो मेरी बेयर एक्ट में अभी वही मेंशन है, ठीक है, तो उसमें तुम यही देखोगे कि एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, या जो सीआर, हाँ, या जैसे सीआरपीसी उसके भी कुछ पार्ट, कुछ एरियाज हैं जैसे नागालैंड वगैरह वहाँ पे अप्लाई नहीं होते हैं। तो अब जब से 370 हटा 2019 में, तब से आईपीसी और बाकी के लॉस जम्मू एंड कश्मीर पर भी इक्वली अप्लाई होते हैं जैसे बाकी के पार्ट्स पे होते हैं। हाँ, तो बीएनएस एक्सटेंड्स टू होल इंडिया, सब पे अप्लाई होता है। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है? हम्म, अगर डेफिनेशन के हिसाब से चलोगे तो एवरीथिंग एक्सक्लूडिंग जो चीज़ें लैंड या जो चीज़ें अटैच हैं लैंड से, उसे छोड़ के बाकी सब मूवेबल प्रॉपर्टी। लॉजिक है, लेकिन जब तो तुमने आईपीसी में ये दे रखा है, जब तुम वो देखोगे टीपीए ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, उसमें दूसरा दे रखा है, उसमें टिम्बर और क्रॉप्स ग्रास भी मेंशन है। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या क्या है? एवरीथिंग एक्सेप्ट द लैंड एंड थिंग्स अटैच टू इट, जो अलग नहीं हो सकती हैं। क्योंकि जब तुम थेफ्ट पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं, और उसमें ट्री ट्री वाला इलस्ट्रेशन दे रखा है, ठीक है, कि जैसे ही वो ट्री काटता है चुराने के लिए, भले ही चुरा ना लेके जा पाए, जैसे ही वो ट्री काटेगा वो थेफ्ट वहाँ पे कमिट हो रहा है। हो जाए तो मुझे बताओ, ठीक है, लेट हिम कंप्लीट। ओके, फिर डिसऑनेस्टली, डिसऑनेस्टली क्या होता है? तुम्हें जो है इसमें कई सारे टर्म्स दिखाई देंगे जिससे तुम्हें इंटेंशन का पता लगेगा, स्पेसिफिकली मेंशन है, ठीक है, डिसऑनेस्टली हो गया, वॉलंटरीली हो गया, इंटेंशनली हो गया। झूठ नहीं है, जो है रॉन्गफुली आप किसी को कोई गेन, जो है कोई लॉस कर रहे हो या कोई गेन पहुंचा रहे हो, यानी कोई फायदा रॉन्गफुली किसी को पहुंचा रहे हो या फिर कोई नुकसान गलत तरीके से, ठीक है, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। टू एनी पर्सन। क्लास की टाइमिंग क्या है? तो नहीं, फिर होता है काउंटर फीट।
हाँ, और इन टर्म्स का जब तक मतलब नहीं होगा तब तक आगे कैसे बढ़ेंगे, ठीक है। और कोई भी जो है बेरैक्ट है उठा के जब देखोगे स्टार्टिंग में डेफिनेशंस दे रखी हैं। काउंटरफीट का मतलब होता है कोई चीज़ है कुछ और, आप ऐसे रिजेंबल कर रहे हो किसी इंसान को सामने वाले को कि उसे कुछ और लग रही है, और उससे आप डिसेप्शन या फ्रॉड कॉज कर रहे हो। जैसे मैंने नकली नोट वाला बताया, ठीक है, आपको पता है कि वो नकली नोट है, ओरिजिनल नहीं, ठीक है। सामने वाले को आप ऐसे वो प्रेजेंट कर रहे हो कि उसे लग रहा है असली है, ठीक है। और बहुत ही मुश्किल होता है पहचान पाना विच इज़ ओरिजिनल नोट और नॉट। और उससे आपसे उसने वो पैसे ले लिए, उसका तो नुकसान हुआ ना, फ्रॉड आप कर रहे हो उसके साथ। तो ये काउंटरफीट का मतलब ये होता है। समझ आ गया? बता रही हूँ। वन थिंग टू रिजेंबल अनदर, वन थिंग टू रिजेंबल अदर एंड कॉज डिसेप्शन और फ्रॉड। हाँ, ऐसे ही रख लो, तुम्हें ऐसे इजी लैंग्वेज में तुम्हें एग्जाम्पल एक लिख लोगे ना तो तुम्हें याद आ जाएगा। एंड कॉज डिसेप्शन और फ्रॉड। फिर होता है डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट क्या होता है? हम्म जैसे जो एटीट्यूड होता है वर्ड, ठीक है, वो एटीट्यूड हम लोग क्या बोलते हैं, वो हम लोग एक तरह से उसे नेगेटिव या घमंड से नहीं, बहुत एटीट्यूड है इसमें, ठीक है, एरोगेंस है, ईगो है। बट उस वो मतलब नहीं होता है, क्या होता है मुझे भी इस टाइम नहीं याद है। बट जब मैंने फिजिकल एजुकेशन पढ़ा तो उसमें एटीट्यूड का मतलब डिफरेंट होता है, वो बिल्कुल मैं एक बार पढ़ के बता दूंगी देख के, क्योंकि अब मुझे याद नहीं है। किसी भी सब्सटेंस पे कोई मैटर्स या मैटर पे कुछ भी लिखा है बाय वर्ड्स, फिगर या मार्क, ठीक है, और आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो एज एविडेंस, वो चीज़ डॉक्यूमेंट है। जैसे चेक होता है, ठीक, और उस पर चीज़ें लिखी होती हैं, और वो एक आप डॉक्यूमेंट अगर ज़रूरत पड़ी कि आप तो एक एविडेंस की तरह उसे यूज़ करा जा सकता है, ऑथेंटिक होता है, ठीक है। तो वही इसमें डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन दे रखी है। एनी मैटर डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस by letters, figures और marks। एग्जाम्पल लिख लो, चेक। इसमें बता दिया, मैंने बोला ना कि जब भी कोई एक्ट तुम उठा के देखोगे तो उसमें स्टार्टिंग में डेफिनेशन दे रखी होती है, जो जो वर्ड उसमें यूज होने वाले होते हैं, कि भाई इस टर्म का यहाँ पे मतलब इस एक्ट में ये है। जैसे जो सेल्स ऑफ गुड्स है वो पार्टनरशिप है, वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था, फिर बाद में वो हट गया उसमें से, वो अलग एक्ट बन गए। तो उसमें डेफिनेशन दे रखी है, और उसमें लास्ट में ये डेफिनेशन दी है
कि जो भी वर्ड्स यहाँ पे यूज हुए हैं इस एक्ट में बट डिफाइंड नहीं, और अगर वो डिफाइंड है कॉन्ट्रैक्ट में तो उनकी सेम मीनिंग होगी। तो डॉक्यूमेंट का इन्होंने यहाँ पे डेफिनेशन दे दिया क्या डॉक्यूमेंट होगा, तो अब पूरे एक्ट में डॉक्यूमेंट वर्ड जहाँ यूज होगा उसका ये मतलब होगा। फिर कॉमन इंटेंशन, फिर से बता रही हूँ। कॉमन इंटेंशन ये होता है जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके कोई ऑफेंस कमिट करते हैं, ठीक है। तो कोई लोग हैं, चार लोग कहीं जाते हैं, वो एक के घर पे गए, कोई बाहर दरवाजे पे खड़ा हो गया कि कोई अंदर ना आए देख ना ले, ठीक है। एक जो है लॉक खोल रहा है, एक किसी के जो मालिक है घर का ओनर जो है गन पॉइंट पे उसे रखा हुआ है। तो अब यहाँ पे तीन लोग हैं सपोज करो, तो यहाँ पे तीनों और जो गन पॉइंट पे है, तो ये जो तीनों ठीक है अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। एक जो है देख रहा है कोई आए ना, एक गन पॉइंट पे रखे ओनर को घर के, एक जो है लॉक खोल के चोरी कर रहा है। तो यहाँ पे तीनों इक्वली लायबल होंगे या अलग 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 लायबल होंगे? इक्वली लायबल होंगे। तो अगर दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर कोई ऑफेंस करते हैं तो उनका जो लायबिलिटी होती है सेम होती है, माना जाता है कि उस इंसान ने अकेले ही ऑफेंस किया है, ठीक है। या जैसे यहाँ पे चलो वो गन पॉइंट पे रखे उसने मर्डर कर दिया, गोली चला दी, तो फिर जो बाकी लोग दो लोग हैं वो ये नहीं कह सकते कि उसने चलाई हम थे नहीं, सब उसमें इन्वॉल्व थे, सबको सेम पनिशमेंट होगी, ठीक है। और जब अब समझ लो किसी दो लोगों को अगर कोर्ट ने वो उन्हें अरेस्ट हुए वो लोग, जॉइंट लायबिलिटी, इसे जॉइंट लायबिलिटी बोलते हैं कॉमन इंटेंशन को, ठीक है। क्या कॉमन इंटेंशन? हाँ हाँ, इसी को जॉइंट लायबिलिटी। अब दो लोग हैं, ठीक है, उन्हें जो है उन पे यही लगा जॉइंट लायबिलिटी का, कॉमन इंटेंशन का, उन्होंने कॉमन इंटेंशन में कोई ऑफेंस किया। अब जब कोर्ट ने में उनका ट्रायल वगैरह चला तो एक को कोर्ट ने छोड़ दिया, तो क्या कोर्ट एक इंसान को पे केस चला सकती है इसके अंदर 34 जो सेक्शन आईपीसी का यानी कॉमन इंटेंशन, इसके अंदर चला सकती है या नहीं? नहीं, अगर सब एक को छोड़ दिया, कोई डाउट है उसकी उसके जो है क्राइम पे या किसी भी रीजन से कोई एविडेंस नहीं मिले एक इंसान के अगेंस्ट, एक के अगेंस्ट, हम्म हम्म इसीलिए कई सारी ऐसे केस भी आते हैं जहाँ पे अगर कोर्ट ने एक को छोड़ दिया तो फिर दूसरे को भी या तो छोड़ ले या तो फिर कोई और ऑफेंस चलाओ, आप फिर जॉइंट लायबिलिटी पे उस पर नहीं चला सकते हो ट्रायल, क्योंकि इस सेक्शन में साफ मेंशन है दो या दो से ज़्यादा लोग हों, ठीक है, टू और मोर पर्सन। इस पे लिखवाऊँ या अपने वर्ड्स में लिख लोगे? समझ आ गया ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? राइट इन रैम और राइट इन पर्सोनम। राइट इन रैम होता है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, ठीक है। राइट इन पर्सोनम होता है, राइट इन पर्सोनम राइट इन पार्टी से याद करो, यानी एक लोग का अफेक्ट कर रहा है, सिर्फ जो पार्टी उसे अफेक्ट कर रहा है। हाँ, जो पार्टी है पर एक लोग की पार्टी या दो तीन लोग की, ठीक है, एक पार्टी को अफेक्ट कर रहा है। हाँ, अगेंस्ट द होल सोसाइटी माना जाता है ना ऑफेंस, इसलिए। राइट इन पर्सोनम वो होता है कॉन्ट्रैक्ट हो गया तुम्हारा। हाँ। हम्म फिर है इफेक्ट कॉज पार्शली बाय एक्ट एंड पार्शली बाय ओमिशन। इफेक्ट कॉज्ड
पार्शली बाय एक्ट एंड पार्शली बाय ओमिशन. अब एक इंसान ने, ठीक है, ए, एक इंसान सपोज करो, ये बी को खाना नहीं दे रहा है, ठीक, यानी ये ओमिशन कर रहा है. जो चीज़ वो ओमिशन कर रहा होता है, जो चीज़ आपको करनी चाहिए बट आप कर नहीं रहे हैं. जो चीज़ें इन्हें करनी चाहिए, जैसे इन्हें खाना, ये बाउंड है, इन्हें खाना दें, ठीक है. सपोज करो ये कोई ओल्ड पर्सन है, ठीक है, एक ये है, ये एकदम बूढ़ी हो चुकी हैं, ठीक है, ये इन्हें खाना दे लेकिन ये खाना नहीं दे रहे, इन्हें फूड नहीं दे रहे, ठीक. तो अब किसी को खाना नहीं दोगे तो क्या ही उसकी कंडीशन होगी. प्लस बी मार भी रहे हैं, ठीक है, बीट भी कर रहे हैं, बीटिंग. तो इनका पूरा जो एक्ट है, आधा ये काम कर रहे हैं, इससे बी की डेथ हो जाती है. तो यही है इफेक्ट कॉज पार्शली बाय एक्ट एंड पार्शली बाय ओमिशन. जो है इनकी डेथ हो रही है, आधा तो इनके एक्ट करने से यानी मारने से, प्लस आधा खाना ना देने से. तो लाइबल कौन होगा? ए. ना ये खाना दे रहा है प्लस ये मार भी रहा है. अमन, क्लास से पहले चाय पी ली होती, थोड़ा फ्रेश हो जाते. क्लास से पहले चाय पी ली होती, थोड़े फ्रेश हो जाते. फिर कोऑपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स. बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल डूइंग, सॉरी, acts constituting an offense. तो इसका ये मतलब है, ठीक है, ए एक जेलर हैं, ये प्रिजन के जेलर, पता है ना क्या होता है. ये बी है एक कैदी, प्रिजनर, और एक सी है, ये भी जेलर है, ठीक है. तीन लोग हैं, ए भी जेलर है, बी प्रिजनर है, कैदी, सी भी जेलर है. हाँ, तो जो ए और सी हैं, इन दोनों की अलग अलग टाइम पे ड्यूटी होती है, ठीक है. समझ लो डे ड्यूटी इनकी होती है, ए की, और नाइट ड्यूटी होती है सी की. ठीक है. तो जब ए की ड्यूटी होती है, ये बी को खाना नहीं देते हैं, ठीक. और जब सी की ड्यूटी होती है रात में, तो ये भी सी को, बी को खाना नहीं देते हैं, और बी की हो जाती है डेथ. अब क्या होगा? ए भी नहीं देता है जब डे टाइम में इसकी ड्यूटी होती है, नाइट टाइम में जब सी की ड्यूटी होती है तो ये भी नहीं देता है, और फिर भूख की वजह से इसकी डेथ हो जाती है. तो कौन लायबल होगा? बाकी लोग, कौन लायबल होगा? यहाँ पे ही बताओ, इन दोनों में से कौन लायबल होगा जो जेलर है? दोनों लायबल होंगे, वो भी इक्वली.
तो जो मर्डर, उसका जो डेथ कॉज हो रही है यानी मर्डर, यहाँ पे ये लोग मर्डर के लिए लायबल होंगे। हुआ तो मर्डर ही ना। आप उसकी डेथ हो रही है किसकी वजह से? भूख की वजह से, हाँ, स्टारवेशन की वजह से। हाँ, इंटेंशनली किया। हाँ, इंटेंशनली किया। एक दिन किसी को खाना नहीं दोगे उसकी डेथ नहीं होगी, ठीक है। और अगर नहीं, एक दिन भी नहीं किया तो आपका नेग्लिजेंस हुआ, आप ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर रहे हो। आपकी ड्यूटी है ना कि सबके प्रॉपर जो है मेडिकेशन हो। जैसे जो अरेस्टेड पर्सन होते हैं उनके हर 48 आवर्स पे मेडिकल टेस्ट होते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है बाय गवर्नमेंट डॉक्टर्स, प्लस सबको प्रॉपर फूड मिले, होता है। तो यहाँ पे दोनों लायबल होंगे इक्वली उसकी डेथ कॉज करने के लिए। फिर एक गुड फेथ। ये क्या होता है? तो जो चीज़ें बिना केयर और अटेंशन के नहीं की गई हैं, ठीक है, वो गुड फेथ नहीं है। यानी गुड फेथ के लिए ज़रूरी है कि केयर और अटेंशन के साथ करी जाए। हम्म। हम्म। हाँ, वो होता है कि जो है वो तुम्हारा जनरल जो एक्सेप्शंस दे रखे हैं आईपीसी में। हम्म। हाँ। हम्म। हाँ, कंसेंट लेना ज़रूरी है। फैमिली का कंसेंट था कि नहीं? हम्म। और जो है क्या बोलते हैं उसे, ये तुम्हारा जो चैप्टर 4 है आईपीसी में उसमें जनरल एक्सेप्शंस में दे रखा है। तुम्हारे सेक्शन 76 से 106 तक एक्सेप्शंस दे रखे हैं, प्राइवेट डिफेंस भी उसी में है, मिस्टेक है, नेसेसिटी है, प्लस जो ये सेक्शन बता रहे हो ये सेक्शन 87 है, सर्जन वाला, डॉक्टर वाला सेक्शन। हाँ, मुझे याद करने पड़ते हैं, तुम लोग को भी याद करने पड़ेंगे आगे चल के, क्योंकि जो जुडिशरी का एग्जाम उसमें पूरा पूछता है, सेक्शन नंबर पूछ लेता है, केसेस भी पूछता है, लेटेस्ट भी, लैंडमार्क जितने होते हैं। हाँ। प्लेसमेंट लॉ फर्म्स हैं तुम्हारे, खेतान वगैरह, ठीक है, लूथरा एंड लूथरा। हाँ, तो वही प्लेसमेंट होता है। प्लस तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग होता है कंपनीज में, जैसे जो एच सी एल और जो है लीगल एडवाइजर्स होते हैं, जो कंपनी है जितनी, एच सी एल हो गया, टी सी एस, इन्हें भी तो एडवोकेट्स चाहिए इन कंपनी के सारे लीगल पेपर्स देखने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। गुड फेथ, वो चीज़ें आप केयर और अटेंशन से करो, ठीक है। केयर एंड अटेंशन, इसके बिना अगर करी गई हैं चीज़ें तो गुड फेथ नहीं है। फिर हार्बर क्या होता है? हाँ, मैंने बताया था। नहीं। नहीं, हार्बर लेबर तुम्हें राइमिंग लग रहा है तो। हार्बर ये होता है, कोई ऑफेंडर है, ठीक है, तो उसे, कोई इंसान सपोज करो जेल से भाग गया है या कोई ऑफेंडर है, आप उसे, पुलिस तलाश रही है उसकी सर्च में, आपने उसे छुपा के रखा है, ठीक है, या आप उसे जो है वेपन्स प्रोवाइड कर रहे हो या मनी प्रोवाइड कर रहे हो भागने के लिए, छुपने के लिए, या आप उसे खाना प्रोवाइड कर रहे हो, इस किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी दे।
हाँ, तो आप वो हार्बर कर रहे हो और वो भी ऑफेंस हुआ, हार्बर ऑफेंस है। तो ये ऑफेंस है खुद में एक, ठीक है, ऐसा कभी करना। मैं वर्ड्स लिख रही हूँ, समझ जाना, ठीक। मनी प्रोवाइड कर रहे हो किसी को, ऑफेंडर को, या वेपन्स, शेल्टर, फूड टू द ऑफेंडर या क्रिमिनल, हाँ। ठीक है, लेकिन अच्छा बताओ, जो वाइफ होती है वो लायबल होती है? अब वाइफ क्या करे, किसी उसका हस्बैंड है। हम्म। तो देखो, अगर सपोज करो, ठीक है, कोई भी इंसान है, वो कोई ऑफेंस कमिट करता है, तो एक वाइफ के लिए यहाँ पे एक्सेप्शन दिया हुआ है। क्योंकि एक वाइफ तो जनरली, तुम भी तो सोचो ना, वो तो उसे फूड शेल्टर प्रोवाइड करेगी अपने हस्बैंड को। वो तो जाके नहीं पकड़वा देगी ना। वो नहीं, अगर पता चले वो ना उसे खाना दे तो फिर वो मारे पीटे उसे। हाँ, कोई और आया था ना उनके घर में, तो वहां पे वो लोग लायबल है, आपने छुपा के क्यों रखा एक टेररिस्ट को, ठीक है। यहाँ, हाँ, पार्लियामेंट पे जब अटैक हुआ था, लेकिन वहाँ यहाँ पे वाइफ का एक्सेप्शन मिला हुआ है, बाकी लोग अगर कोई शेल्ट, क्या चीज़, फिर पूरी बात फिर से बोलो। नहीं, ले लो एग्जांपल जिसका तुम्हें लेना है। लायबल देखो, पता है, जब तुम आईपीसी के एक्सेप्शन पढ़ोगे, तो मैंने वाला बताया था ना कि अगर लॉक खोल रहा है, ठीक है, एक इंसान जो परफेक्ट है लॉक खोलने में, उस पे कुछ डकैट्स हैं, ठीक है, डकैती करने आए, वो उसे जो है डरा धमका के, थ्रेटन करके उससे बोल रहे हैं कि आप खोलो ये लॉक, वरना हम तुम्हें मार देंगे। तो आप अपने वहाँ पे वो जो है प्राइवेट डिफेंस का इस्तेमाल करेगा, खोल देगा। और अगर फिर उससे कुछ कहा जाएगा तो वो बोलेगा मैंने अपने प्राइवेट डिफेंस में किया, मुझे वहाँ पे डर था, मेरी लाइफ को थ्रेटन थी, डेंजर में थी। लेकिन इसके भी दो एक्सेप्शन है। वो ऑफेंसेस जो अगेंस्ट द स्टेट है, जो मेंशन है आईपीसी में, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, यानी तुम्हारा वेजिंग वॉर वगैरह हो गया, ठीक है, प्लस किसी की डेथ कॉज करना, आप वो प्राइवेट डिफेंस में नहीं ले सकते हो, ठीक है। अब ये नहीं हो सकता है कि उमाम ने तुम्हें गन पॉइंट पे रखा कि तुम इनकी डेथ कॉज करो, ठीक है, अमन, और तुमने इनकी डेथ कॉज कर दी, फिर बोलो मैंने अपने प्राइवेट डिफेंस में किया। आप अपने प्राइवेट डिफेंस में किसी की डेथ कॉज नहीं कर सकते हैं। तो जो तुमने ये वाला पार्लियामेंट वाला दिया, यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। और तुम ये भी तो देखो कि जो है पार्लियामेंट पे अटैक होने का मतलब क्या है, वहाँ पे ज़्यादा चांसेस है ज़्यादा लोगों की डेथ कॉज होने का। समझ आया? पनिशमेंट्स बताओ कौन कौन से हैं। हम्म। हाँ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ पेनल्टी, और तेज से बोलो। पहले के टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ भी होता था, ठीक है। अगर किसी ने कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो उसे उस जगह से कहीं और हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए भेज देते थे, ये उसकी सज़ा। हाँ, फिर से बता रही हूँ, सॉल्ट्री कन्फाइनमेंट होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ पहले होता था,
फिर अब नहीं होता है, ठीक है। अभी 5 तरह के ही हैं पनिशमेंट। एक तुम्हारा हो गया डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट, इसमें तुम्हारा सिंपल और रिग्रेस आ जाएगा। फाइन, फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। ये 5 तरह की तुम्हारी पनिशमेंट मेंशन है। अच्छा, जो डेथ पेनल्टी होती है इतनी कम देखने को क्यों मिलती है? क्या हुआ? ओके, क्या वो सोच रहे हो कुछ? फाइन, फिफ्थ फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। आर्टिकल 21, तो 21 ठीक है, वॉयलेट हो रहा है। तब तो तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है। अच्छा है। डेथ पेनल्टी सारे केसेस में नहीं होती, जैसे बहुत सब सारे ऑफेंसेस में मेंशन ही नहीं है डेथ पेनल्टी, कुछ में है, उसमें भी जल्दी डेथ पेनल्टी नहीं दी जाती है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में डेथ पेनल्टी मिलती है। हाँ, तो जो निर्भया वाला केस था उसमें तुमने देखने को मिला, क्योंकि अगर तुम बोलो कि रेप केस में मिलती है डेथ पेनल्टी, तो रेप केस की सबसे मिनिमम जो पनिशमेंट है वो 10 साल की है, ठीक है, विच एक्सटेंड्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी हो सकती है, यानी उम्र कैद जिसे बोलते हैं। फिर जो डेथ पेनल्टी इसलिए हुई थी उन लोगों को क्योंकि एक तो गैंग रेप था, ऊपर से बहुत ही ब्रूटल था, सबको पता ही है फैक्ट्स, तो इसीलिए। या जैसे अभी ये वो हुआ कोलकाता वाला केस, ठीक है, तो भी बहुत ब्रूटल था। तो बहुत ही जो एक्सट्रीम लेवल के ऑफेंस होते हैं, ऑफेंस वही है जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, ठीक है। अब मर्डर हो रहे हैं, जैसे एक दो कुछ टाइम पहले तो मैं मर्डर सुनने को मिले थे कि फ्रिज में बॉडी पार्ट्स कई पार्ट में रखे हुए हैं, ठीक है। हाँ, जैसे एक निठारी कांड था, निठारी केस था, तो उसमें कई सारे बच्चों को, लड़कियों को उसने गायब कर दिया, ठीक है। सोचो, उन्हें बनाता था, उनका खून पीता था, इस तरह का वो क्रिमिनल था। तो ऐसे ऑफेंस में, हाँ हाँ, साइको होगा। ऐसे लोगों को ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। बाद में डिस्कस कर लेना और मुझे बताना। काउंसलिंग करता है। हम्म, उसने एग्जाम्पल भी दे दिया है। तो डेथ पेनल्टी तुम्हारा बच्चन सिंह का केस आया था, बहुत ही लैंडमार्क इंपॉर्टेंट केस है। नहीं, इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इवॉल्व की थी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्राइन। रेयरेस्ट, यानी बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में डेथ पेनल्टी दी जाएगी, क्योंकि आर्टिकल 21 भी वायलेट हो रहा है उसका, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्लस में भी आप अगर जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे रहे हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ डेथ पेनल्टी, तो मे बी वो एक अच्छा इंसान बन जाए,
ठीक है, उसके बिहेवियर फिर उसकी सज़ा कम भी हो सकती है, बाद में उसे छोड़ा भी जा सकता है। एक डेथ पेनल्टी दे दी तो फिर तो आप उसे वापस ला नहीं सकते हो, यू कैन डम हिम बैक टू द सोसाइटी। फिर तुम्हारा है डेथ पेनल्टी किस में हुई थी? एक तो निर्भया वाले में हुई थी, शायद एक जो माइनर था उसे नहीं हुई थी, बाकी को हुई हुई थी। ठीक है, फिर जो है एक मुस्लिम थी, शबाना शायद नाम था, ऐसे ही नाम था उनका, उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया था। ठीक है, तो एक्स होती ना कुल्हाड़ी, उससे नशीली पहले दवा मिलाई, फिर एक्स से उन्होंने मार दिया। हाँ, इवन छोटा भतीजा था उसे तक को मार दिया। तो उसे हुई, और वो पहली फीमेल है इंडिया की जिसे डेथ पेनल्टी हुई है। डेथ पेनल्टी होती है, ठीक है, जैसे हिंदी में आम भाषा में हम लोग बोलते हैं जल्लाद, और इंग्लिश में बोलते हैं हैंगमैन। ठीक है, तो जब जनरल एक्सेप्शन हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें एक सेक्शन है 76, सॉरी 77। ठीक है, ऑर्डर परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ठीक है, तो कोई भी जजमेंट या ऑर्डर कोर्ट दे रहा है तो उसके तहत कोई काम किया जा रहा है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया तभी तो जो हैंगमैन होता है तभी तो वो फांसी पे चढ़ाता है, तो वो एक्सेप्शन है, वो वहाँ पे कोई ऑफेंस कमिट नहीं कर रहा है। बताया किसने था? फिर आया तुम्हारा दूसरा है पॉइंट, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ठीक है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे दी, जिसे उम्र कैद बोलते हैं। फिर हमारा थर्ड आता है इम्प्रिजनमेंट। इसे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, सिंपल और रिग्रेस। सिंपल में आपको सिंपल हो रही है, ठीक है, रिग्रेस में क्या होता है, दैट इज विद हार्ड लेबर, आपसे काम करवाया जाता है, जेल में काम करवाते हैं ना। फिर तुम्हारा फाइन है। ठीक है, तो जब तुम पढ़ोगे ऑफेंसेस तो उसकी पनिशमेंट भी दे रखी है, कई में सिर्फ जो है तुम्हें फाइन दे रखा है, कुछ में जो है इम्प्रिजनमेंट भी दे रखा है, किसी में दोनों चीज़ें दे रखी हैं। फाइन नहीं होता है वो, उसे अभी सज़ा नहीं हुई ना केजरीवाल को, अभी ये जो है फैसला नहीं सुनाया है कोर्ट ने। ठीक है ना, वो कन्विक्ट हुए ना एक्विट हुए, सिर्फ बेल। हाँ, अभी इनोसेंट है क्योंकि अभी प्रूव नहीं हुआ है गिल्ट उनका। ठीक है, ऑफेंस, तो उन्हें बेल मिली है। बेल में जो है बॉन्ड, बेल बॉन्ड होता है एक। ठीक है, उसमें कुछ अमाउंट देना पड़ता है जितना कोर्ट डिसाइड करती है, तो बॉन्ड, बेल बॉन्ड उन्होंने दिया है। फिर फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी ये होता है, हाँ, जब आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाए। जो फाइन होता है, ठीक है, कोर्ट ने फाइन लगाया, आप सपोज करो कोई इंसान है उसने फाइन नहीं पे किया, तब क्या होगा? नहीं, बता रही हूँ, रुको। एक इंसान है, ठीक है, ए, इसने कोई ऑफेंस किया है जिसमें से इम्प्रिजनमेंट भी हुआ है, यानी जेल भी हुई है, प्लस फाइन भी हुआ है। इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। कहीं से अरेंज करके दे। हम्म, और कोर्ट भी फाइन जो है उसकी जो क्या कैपेबिलिटी उस हिसाब से लगा के देगा ना। जैसे जो मेंटेनेंस होता है उसमें भी ये नहीं कि वाइफ जितना मांगे, जैसे अभी लेटेस्ट तुमने देखा था 6 लाख पर मंथ मांगा था वाइफ ने, तो जो फीमेल जज थी उसमें उन्होंने बोला लेट हर अर्न, तुम्हें अगर एक्सपेंस कर सकती हो तुम एक महीने में 6 लाख खर्च कर सकती हो तो खुद कमाओ। तो ये नहीं कि इतना आप मांग रहे हो उतना ही दे देंगे, सारे फैक्ट्स को देखते हुए वो डिसाइड करता है कोर्ट। ठीक है, तो एक इंसान है जिसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, उसे इम्प्रिजनमेंट भी हुआ है, प्लस फाइन भी हो लगाया है कोर्ट ने। अब वो फाइन उसने नहीं भरा, तब क्या होगा? बताओ। अगर फाइन उसने नहीं भरा तो ये जो उसने ऑफेंस किया है उसकी जो मैक्सिमम जो पनिशमेंट दे रखी है, मिनिमम नहीं, जो मैक्सिमम दे रखी है, ठीक है, उसकी 1/4 उसे सजा होगी। 1/4 इम्प्रिजनमेंट,
मैक्सिमम फिक्स्ड फॉर द ऑफेंस। तो एक इंसान है, उसने ऑफेंस किया है, उसे जेल भी हो रही है, इम्प्रिजनमेंट भी, फाइन भी उस पर लगाया कोर्ट ने, वो फाइन नहीं दिया उसने, ठीक है। तो उसे जो उस वो ऑफेंस जो उसने किया है, जैसे रेप किया है अगर, तो अगर सपोज करो उसकी लाइफ जो है 10 साल है मैक्सिमम, सपोज, ऐसा है नहीं, ठीक है, और फाइन भी लगाया है, तो जो है उस 10 साल का 1/4 उसे फिर इम्प्रिजनमेंट होगा। और अगर इम्प्रिजनमेंट हो गया, अगर उसी के बीच में इसने पैसा दे दिए, तो फिर उसे छोड़ देंगे, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट टर्मिनेट हो जाएगी जब फाइन पे कर देंगे तो। अब यही अगर सिर्फ फाइन लगाया है तब क्या होगा? सिर्फ फाइन है, डबल नहीं होगा। यहाँ पे डिपेंड करता है फाइन कितना लगाया है, ठीक है। तो तुम्हारा जो आईपीसी मेंशन है उसमें कि अगर 50 रुपए का तो फाइन है, ठीक है, को 2 महीना सजा होगी, ठीक है। 50 से ऊपर है, 100 से नीचे है, तो 4 महीने, कुछ कुछ चीजें देख रहे हो। और अगर 100 से अबव है तो तुम्हारा 6 मंथ। तो वही बहुत पुराना ना, 1860 में बना, अभी क्या चल रहा है 2024। तो इसीलिए जो मैंने मुस्लिम लॉ में पढ़ाया था तुम लोग को, महर डुअर, तो पहले जो है कितना 10 दिरहम 100 दिरहम ऐसा चलता था, ठीक है। दिरहम मुस्लिम कंट्री की वो है करेंसी, ठीक है, जैसे अपने यहाँ रुपी है। तो 10 दिरहम वगैरह बहुत कम होता है। तो उस टाइम पे जब प्रोफेट ने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, डुअर यानी महर सिस्टम, तो तब का टाइम क्या था, अभी उस पैसे की कितनी अभी वैल्यू है ये देखो। तो अभी के हिसाब से डुअर दिया रहता, पहले के हिसाब से नहीं। फिर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। अच्छा, मैं एक होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है, छोटा सा है, मॉक वाला तो तुम लोगों ने किया नहीं है, ठीक है। मैंने बोला था एक मॉक टेस्ट सॉल्व करना, जो तुम लोग को इशू हो रहा है टाइम मैनेजमेंट का, ठीक है। तो तुम बोले तुमने सॉल्व किया, मॉक टेस्ट सॉल्व करो जितने हो गए, पीवाईक्यूज सॉल्व करो, जहाँ प्रॉब्लम नहीं आ रही है मुझे बताओ। तो मैं ये बोल रही हूँ, अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा है वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है, पढ़ लिया, ओके। तो वन नेशन वन इलेक्शन आज जाके अच्छे से पढ़ना, ठीक है। और मैं मुझे या तो ग्रुप पे बताना क्या पढ़, या जो नेक्स्ट क्लास होगी, ग्रुप पे नहीं नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं पूछूंगी क्या उसके प्रॉज हैं, क्या क्या कॉन्स हैं, ठीक है। देखो, ये मत देखो कि कौन सी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही हो, ठीक है, कोई भी चीज़ हो, एक एजुकेटेड इंसान की तरह उस पर उसका एनालिसिस करो। सिर्फ ये मत सोचो कि इस गवर्नमेंट। फिर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है? बोलो। नहीं, हाउस अरेस्ट अलग होता है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता है जैसे वैसे प्रिजन में रखते हैं तो उसमें कई लोग होते हैं, ठीक है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में किसी एक इंसान को बिल्कुल अंधेरे में रख दिया, हाँ, उस तरह से, जहाँ बिल्कुल सनलाइट नहीं आ रही है, इस तरह से, तो उसे बोलते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। टोटल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 3 मंथ की होती है, इससे ज़्यादा की नहीं हो सकती है।
अगर आपको 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट हो रही है तब कितनी होगी? अगर 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट हो रही है, ठीक है, तो 1 मंथ। हम्म। चाहे हाँ, तुम्हें चाहे जितनी इम्प्रिजनमेंट हो 3 महीने से ऊपर होनी होनी ही नहीं है, ठीक है, 3 महीने से ऊपर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रख सकते हैं। अगर तुम्हें 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट हो रही है, 6 मंथ की जेल हो रही है, ठीक है, तो तुम्हें कितने टाइम के लिए रख सकते हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में? 1 मंथ। 6 से ऊपर हो रही है, 1 ईयर से कम हो रही है तो 2 मंथ, और 1 ईयर से अबव हो रही है तो अबव 1 ईयर 3 मंथ्स। किसी भी केस में 3 मंथ से ऊपर नहीं हो सकती है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। और जो तुम्हें ये दे रखा है कि 6 मंथ है तो 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट है तो 1 मंथ, 6 से ज़्यादा है, अबव है, 1 से लेस है तो फिर 2 मंथ, और अबव 1 ईयर है तो 3 मंथ। लेकिन फिर इसमें भी डिवाइड कर दिया है, एक टाइम पे किसी भी इंसान को 14 डे से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। 14 डेज उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखेंगे, जैसे यहाँ पे 1 मंथ दे सकते हैं ना, 14 डेज रखेंगे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, फिर इतना ही ब्रेक देंगे, फिर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखेंगे। एक टाइम पे 14 डेज से ज़्यादा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखते हैं, और फिर उतना ही ब्रेक देना होता है। समझ आया? फिर हमारा है जनरल एक्सेप्शन। एक्ट डन बाय ए पर्सन बाउंड, लिखो मत, मैं बस रीड कर रही हूँ, ठीक है ये चीज़। एक्ट डन बाय ए पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। एक इंसान कोई एक्ट कर रहा है जो बाउंड हो करने के लिए, या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, उसे लग रहा है कि मैं ये एक्ट करने के लिए बाउंड हूँ। हाँ, वो मैंने टॉपिक लिखा है जनरल एक्सेप्शंस, क्योंकि बता चुकी हूँ, ठीक है। तो कोई भी इंसान, अब सपो मैं इसका एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, यानी कि इलस्ट्रेशन। एक सोल्जर है, उसके जो कमांडर है, उन्होंने उसे कमांड किया, ऑर्डर दिया किसी मॉब पे फायर करने के लिए, उसने फायर कर दिया। एक सोल्जर तो भाई सबॉर्डिनेट ऑथोरिटी है अपने कमांडर की, जो वो बोलेगा करना पड़ेगा उसे। तो सोल्जर लायबल है? नहीं लायबल है यहाँ पे, क्योंकि उसे पता है कि मैं बाउंड हूँ इस अथॉरिटी का काम करने के लिए, ठीक है। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी उसे, मतलब रीजनेबल एप्रीहेंशन तो उसका यही रहेगा ना कि मुझे ये काम करना पड़ेगा। अब पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं, ठीक है, कोई एसपी है, उसने अगर जो अपने सबॉर्डिनेट को कोई ऑर्डर दिया किसी मॉब पे फायर करने के लिए, गन चलाने के लिए, तो वो चलाएगा ही, चलाना ही पड़ेगा, तो ये ऑफेंस नहीं हुआ। फिर है एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली। तो कोई भी जज जब अपने जुडिशली काम कर रहा है अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में, तो उस चीज़ के लिए लायबल नहीं होगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल जज कई बार चीज़ें होती ना, कुछ बोल देते हैं, ठीक है, तो उसके लिए लायबल नहीं है। फिर जो मैंने हैंगमैन वाला बताया था वो नेक्स्ट है, ठीक है, एक्ट डन जज, हाँ, एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। हैंगमैन वाला कि भाई कोर्ट कोई ऑर्डर या जजमेंट पे कोई काम हो रहा है, कोई एक्ट हो रहा है, तो वो इंसान लायबल नहीं होगा, जैसे हैंगमैन वाला। मैं लिखवा देती हूँ ताकि याद रहे चीज़ें, ठीक है। एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट
believe himself to be bound by law. तो उसका इलस्ट्रेशन है, a soldier attacks on the mob by following his commander this order is not an offense. लिखो आगे, फिर आगे लिखो. हो गया आपका? लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा. ओके. Act done to the pursuant. Act done pursuant to the order or judgment of the court. इसमें एग्जाम्पल लिख लेना, हैंगमैन वाला. उमाम जो भी डिस्कस करना है क्लास के बाद करना. लिख लो बेटा. ये मैं ओरली बता रही हूँ तो सिर्फ ओरली याद नहीं रहेगा ना. फिर एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट. कोई काम आप कर रहे हो, पूरे प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ कर रहे हैं, ठीक है, जितनी केयर लेनी चाहिए आप केयर ले रहे हैं, तभी कोई एक्सीडेंट हो जा रहा है तो वहाँ पे आप लायबल नहीं. लॉफुल एक्ट, कि लॉफुल एक्ट कर रहे हैं आप, लॉफुल मीन्स एंड मैनर्स के साथ कर रहे हैं, प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई एक्सीडेंट अगर अराइज हो जा रहा है वहाँ पे, कॉज हो रहा है, तो उसके लिए आप लायबल नहीं है. अच्छा, जो जनरल एक्सेप्शंस दे रखे हैं, जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि आपको अपना प्रूफ करना है कि आप गिल्टी हैं या नहीं, ठीक है,
तो बाकी केसेस में प्रोसिक्यूशन जो होता है वो प्रूफ करता है, ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ। लेकिन जो जनरल एक्सेप्शंस हैं उसमें जो इंसान इस चीज़ का फ़ायदा ले रहा है, एडवांटेज ले रहा है जनरल एक्सेप्शंस का, उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाई करता है, उसे प्रूफ करना पड़ता है कि मैंने ये अपने जो है एक्सेप्शंस में आ रहा है मेरा केस, या प्राइवेट डिफेंस में आ रहा है। बर्डन ऑफ प्रूफ generally lies on the prosecution. लेकिन एक्सेप्शंस के केस में burden of proof lies on the person who takes advantage of it. Visible है? Is it visible? Okay. Burden of proof lies on the person who takes advantage of it. जो इंसान फ़ायदा उठा रहा है जनरल एक्सेप्शंस का, या इसमें आगे जनरल एक्सेप्शंस में है बर्डन ऑफ प्रूफ सेक्शन 100 से 106 तक, तो जो इस चीज़ का फ़ायदा ले रहा है उसे ही प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ मेरा केस इस एक्सेप्शंस में आ रहा है। हो गया? फिर है नेसेसिटी, ये भी जनरल एक्सेप्शन से ही चल रहे हैं। नेसेसिटी ये है कि कोई बड़ा हार्म करने के लिए आप कोई छोटा हार्म कर रहे हो, ठीक है, act likely to cause harm but done without criminal intent. To prevent big harm. आपका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं, आपका कोई मैलाफाइड इंटेंशन नहीं, ठीक है, मैलाफाइड यानी खराब इंटेंशन, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि इससे जो है हार्म कॉज होगा, नुकसान होगा, तब भी वो आप एक्ट कर रहे हो जस्ट बिकॉज किसी बड़े हार्म को रोकने के लिए कोई छोटा हार्म कर दे रहे हो। आया था? हाँ, नेसेसिटी है उसमें। हाँ ठीक है, अब कोई शिप है, एक शिप है पानी में, एक बोट है, शिप पे 100 लोग हैं, ठीक है, एक शिप है एक बोट है, इस पे 100 लोग हैं शिप पे, बोट पे 50 पीपल हैं, और ऐसी सिचुएशन है कि किसी एक को बचाया जा सकता है, या तो बोट वाले लोगों को
या फिर शिप वालों को? किससे बचाओगे? हाँ, शिप वालों को, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है, ये सेक्शन यही बता रहा है तुम्हें। हम्म, 50 को मार नहीं देंगे। अब जहाँ पे ज़रूरत है आपको, कि आपको ऐसा कोई एक्शन लेना पड़ रहा है, जहाँ पे कोई सिचुएशन ही ऐसी है, ठीक है, कोई आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा है, आपको वो चीज़ करनी ही पड़ रही है, कोई बड़े नुकसान को रोकने के लिए छोटा नुकसान करना पड़ रहा है। ठीक है, अब जैसे कोई बोट पे 5 लोग हैं, ठीक, वो बोट डूब रही है, उस पर वेट ज़्यादा हो गया, तो आप उसमें से किसी, पांचों डूब जाएंगे, तो किसी एक को उठा के फेंक के अगर जान बच सकती है 4 लोगों की, तो 4 को बचाओगे ना। तो वही चीज़ है। कूदना कोई नहीं चाहेगा, कोई उठा के फेंकेगा। अगर तुम्हारे साथ हो तुम देख लेना कौन होगा वो। तो यही है नेसेसिटी, किसी बड़े हार्म को रोकने के लिए कोई छोटा हार्म करना। आपका क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, मैलाफाइड इंटेंशन नहीं है, ठीक है, बट आपको पता है कि ये चीज़ होगी, हो सकती है,